इसी में लेना था ना, यही है ना, ठीक। चलिए, गुड इवनिंग। सीआरपीसी आज से स्टार्ट करना था। सीआरपीसी में सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे सीआरपीसी कौन सी विधि है, तो विधि के संबंध में आता है। सीआरपीसी कैसी विधि है? प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? तो सीआरपीसी की प्रकृति कैसी है? यहां पर दांडिक। तो प्रकृति इसकी दांडिक है और यह प्रोसीजर लॉ है जो प्रक्रिया बताती है। क्वेश्चन आता है सीआरपीसी किसकी प्रक्रिया बताने वाली विधि है? तो सामान्य नियम के आधार पर यह आता है कि आईपीसी के अंतर्गत यहां पर प्रावधान किया गया है कि आईपीसी के अंतर्गत बताए गए अपराधों की प्रक्रिया कहां होगी, तो सीआरपीसी से गवर्न होगी। किस सेक्शन में लिखा है? आईपीसी के अपराध के लिए अपराध की प्रक्रिया, हाँ, पहले सेक्शन बोलिए, सेक्शन कौन सी? 4। और एक सीआरपीसी में 2 अनुसूचियां बताई गई हैं, 2 अनुसूची हैं। तो सीआरपीसी में कितनी अनुसूची? 2। तो इसमें 2 अनुसूची में पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची। तो पहली अनुसूची बात करती है आईपीसी के दंडनीय अपराधों के बारे में, आईपीसी के दंडनीय अपराधों के बारे में। और सेकंड है आईपीसी के अलावा अन्य अपराधों से, आईपीसी के अलावा अन्य अपराधों से, आईपीसी के अलावा अन्य अपराधों से, आईपीसी के अलावा अन्य अपराधों से। ठीक है, तो हमें 2 जगह सबसे पहले ध्यान रखना है प्री के लिए कि आईपीसी के अधीन दंडनीय अपराधों में हमें एक अनुसूची यह प्रावधान करती है कि सीआरपीसी बनाने का जो मेन आधार था वो किसके लिए था? आईपीसी के लिए। और प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीजर लॉ है, तो उसके लिए भी बोला गया कि यह आईपीसी के अपराध की प्रक्रिया बताता है। और वहां पर आईपीसी के अपराधों की प्रक्रिया के लिए सेक्शन 4। ऐसा ही मैंने सीपीसी जब पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि राजस्व मामलों में या राजस्व न्यायालयों में सीपीसी लागू होती है किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 5 के अंतर्गत। ठीक, तो चलिए, क्लियर है यहां पर? एक सिंपल क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर आता है सीआरपीसी में टोटल सेक्शन कितनी है? 484। कितने चैप्टर हैं? 37। 484, 37 चैप्टर। फिर इसके बाद आता है कि यहां पर यह विधि कहां पर लागू है, तो संपूर्ण भारत पर लागू है सिवाय, तो यहां पर लिख लेंगे सिवाय या अपवाद। नागालैंड लिखा है, जनजाति क्षेत्र लिखा है, जनजाति क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र, इसमें असम के अंतर्गत शिलोंग वर्ड लिखा है, वर्ड असम के अंतर्गत शिलोंग नगर पालिका वर्ड है, तो ये पेपर में आता है। असम शिलोंग क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है, शिलोंग सम्मिलित है। ये एक पेपर में क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। असम शिलोंग क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, असम शिलोंग क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बना लिया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि कौन से उपबंध इन क्षेत्रों में भी लागू होंगी, तो निकालिए बेयर एक्ट सेक्शन 1 का सब क्लॉज 2। 1 का सब क्लॉज 2, 1 का सब क्लॉज 2 क्या प्रोविजन करता है? हाँ, इसमें लिखा होगा कि अध्याय 8, 10, 11 से संबंधित उपबंध से भिन्न उपबंध लागू नहीं होंगे, मतलब 8, 10 और 11 के उपबंध लागू होंगे। तो यहां पर नागालैंड और इन क्षेत्रों में, इसको ऐसा बना लीजिएगा, चैप्टर 8
चैप्टर 10 और चैप्टर 11 यहां पर लिख लेंगे लागू होंगे। नागालैंड जनजाति क्षेत्रों में भी कौन से अध्याय लागू होते हैं, तो यहां पर 8, 10 और 11 इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8, 10 और 11। आठ, 10 और 11 नागालैंड जनजाति क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। बना लिया। एक क्वेश्चन बनता है कि सीआरपीसी की सेक्शन 1 किसके संबंध में प्रावधान करती है, तो सेक्शन 1 में क्या प्रोविजन है? हाँ, लिखिए इसको, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसके बाद प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ सेक्शन 1 के अंतर्गत बताया गया। सेक्शन 2 परिभाषा खंड है और यहां लागू में मैं डेट भी इसी में बना देता हूं। देखिए है एक्ट कब का? 1900, लेकिन लागू कब हुआ? 1 1974, 1974 मूर्ख दिवस के दिन ये लागू हुआ है। तो 1 अप्रैल 1974 याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, चलिए अब आता है सेक्शन 2 किसके संबंध में प्रावधान है, डेफिनेशन क्लॉज कहां पर है? तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज या परिभाषा खंड दी गई है। डेफिनेशन खंड धारा 2 के अंतर्गत है परिभाषा खंड। कई बार जब पीएससी पेपर लेती है तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, हर जगह ध्यान रखना है। देखिए जैसे 73 का है, हम अभी गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं 26 जनवरी को, तो वहां पर कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएंगे? तो 50 से काउंटिंग करेंगे। तो 50 से काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा? 50 से काउंट करेंगे तो कितना हो गया? 74वां। अब यहां पर निकाल लीजिए 73वें में कितना आ रहा है। तो एक क्वेश्चन कई बार पीएससी जब पेपर लेती है तो पूछ सकती है कि किस गणराज्य में बनाया गया है, संसद द्वारा किस गणराज्य में बनाया गया है, तो कौन से गणराज्य में? हाँ, तो यहां पर 24वें वहां लिखा भी होगा। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 50 से काउंट कर लीजिए 73 को, तो कौन सा गणराज्य निकला? 24वें गणराज्य। जब जब पीएससी पेपर ले थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि सीआरपीसी का निर्माण किस गणराज्य में हुआ, तो 24वें गणराज्य में हुआ है। 24वें गणराज्य के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। बना लिया? क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है कि सीआरपीसी आपराधिक विधि है। तो इसमें कुछ पॉइंट जैसे याद करने के लिए तरीका रहता है कि संज्ञेय अपराध, अजमानती अपराध, जमानती अपराध। तो इसमें हम लिखते हैं कुछ सीआरपीसी में मामले या अपराध, ये हेडिंग बना लीजिए। और यहां लिखिए जमानती अपराध, अजमानती अपराध, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल। फिर आता है समन मामले, वारंट मामले, और एक होता है शमनीय और अशमनीय, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, बिलेबल, नॉन बिलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, समन मामले, वारंट मामले और शमनीय अशमनीय मामले, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अब ये
1 2 3 4 4 जो हैं इन अपराधों के संबंध में हम परिभाषा खंड पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा कहां लिखी है? 2A, संज्ञेय अपराध में 2C और असंज्ञेय में है 2L। इसको ऐसा कहते हैं CL, छोटे लाल या करिए लाल। ठीक है। शमन मामले में और वारंट मामले में, वारंट में पहला अक्षर था W, तो समन में लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 2X। ये सब में देखिए क्या लिखा है 2 2 2 2। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था दो क्या प्रावधान करती है? परिभाषा का। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना कि धारा 2C 2L 2W 2X 2A में अपराध की परिभाषाएं दी गई हैं और कंपाउंडेबल अकंपाउंडेबल का वर्गीकरण दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन है कि वर्गीकरण है? तो क्लासिफिकेशन किया गया है 320 के अंतर्गत। शमनीय अशमनीय मामलों में, समनीय असमनीय मामलों में, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल में, यहां पर अगर उधर दिख ना रहा हो तो मैंने शमनीय और अशमनीय लिखा है। तो शमनीय अशमनीय की परिभाषा नहीं लिखी, परंतु अशमनीय और समनीय का वर्गीकरण कहां पर किया गया है? 320। तो क्लासिफिकेशन है कहां? 320 के अंतर्गत, 320 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ये लास्ट में जो लिखा है ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे। बना लिया सबने? ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये होता है कि जमानती अजमानती अपराध जैसे कौन से अपराध होंगे। तो जमानती अजमानती अपराध में एक बेसिकली फर्स्ट अनुसूची, जो फर्स्ट अनुसूची में बताए गए हों। संज्ञेय असंज्ञेय में भी सेम यही पॉइंट है, फर्स्ट अनुसूची। देखिए बेरट में इसमें भी लिखा होगा फर्स्ट अनुसूची। तो एक क्वेश्चन यहीं से बना लीजिए, जिनको छत्तीसगढ़ देना है, मध्य प्रदेश देना, प्री की तैयारी करना है, कि भाई फर्स्ट अनुसूची में आखिर ऐसा बताया क्या क्या गया है, फर्स्ट अनुसूची में क्या चीज ऐसी बताई गई है। तो फर्स्ट अनुसूची में संज्ञेय जमानती अपराध हैं, संज्ञेय असंज्ञेय हैं। ठीक है, संज्ञेय असंज्ञेय। और इसी के साथ धारा 26 निकाल लीजिए। तो 26 में भी देखिए फर्स्ट अनुसूची वर्ड लिखा होगा। मिल गया? मिल गया? तो यहां पर अभी धारा 6 भी पढ़ने के लिए बताते हैं। देखिए एक प्रोविजन तो जैसे ये हो गया, जमानती जमानती कौन से हैं? जो फर्स्ट अनुसूची में बताए गए हों। संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध कौन से हैं? जो फर्स्ट अनुसूची में बताए गए हों। समन मामले कौन से हैं? तो समन मामले ऐसे हैं जो वारंट मामले ना हो। तो वारंट मामले कौन से हैं? तो इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, 2 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन आएगा 2 वर्ष तक के दंडनीय अपराध, 2 वर्ष से अधिक अपराध। तो एक बार 2x निकाल लीजिए। तो 2x में लिखा होगा 2 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध जो होंगे वो वारंट मामले हैं। और इनके अलावा जो अपराध हैं, मतलब 2 वर्ष तक के दंडनीय अपराध हैं, वो कौन से मामले हैं? समन मामले। बोलिए, कोई डाउट किसी को? चलिए क्लियर हो गया ये। तो 2 वर्ष तक के दंडनीय अपराध समन मामले हैं। तो इससे एक कॉन्सेप्ट बनाइएगा, धारा 304A आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर दंड की मात्रा कितनी है? 2 वर्ष। तो कैसा अपराध है वो? समन मामला है। तो वो क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है कि 304A का अपराध आईपीसी का कैसा अपराध है? कैसा अपराध हुआ वो? समन मामले। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि दांडिक मामले हैं, तो इसमें भाई दंड न्यायालय होंगे। तो दंड न्यायालय के वर्ग, दंड न्यायालय के वर्ग, और एक होता है विचारण न्यायालय, ट्रायल कोर्ट। ये सीआरपीसी के अंतर्गत है। तो सीआरपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी में दंड न्यायालय के वर्ग किस सेक्शन के अंतर्गत? विचारण न्यायालय कहां है?
आपने संविधान में पढ़ा होगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और सीआरपीसी में कुछ जगह पर दंडाधिकारी अर्थात जुडिशियल दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां दी गई है। तो आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, न्यायपालिका से कार्यपालिक पृथक्करण। तो क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी का निर्माण संविधान के किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो सीआरपीसी का निर्माण संविधान के आर्टिकल 50 के अंतर्गत हुआ है। अब 50 के अंतर्गत हुआ है, मैं चाहता तो शुरू में बनाता, लेकिन अभी क्यों बना रहा हूं, आप चाहो तो शुरू वाले में बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें धारा 6 जोड़ना है। तो दंड न्यायालय के वर्ग, क्योंकि दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, तो यहां पर आता है कौन कौन से मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट दंड निकालिए धारा 6, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी लिखा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या इसी को बोलते हैं कार्यपालक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो धारा 6 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का प्रोविजन भी आपको मिलता है, और इसमें यह बताया गया कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय के वर्ग हैं, अर्थात इनको भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में माना गया है। लेकिन जैसे विचारण की बात आती है तो विचारण के संबंध में फिर दो पॉइंट बन जाते हैं, एक आईपीसी के अंतर्गत और एक अन्य दंडिक विधियों के अंतर्गत। तो जब हम आईपीसी के अंतर्गत पढ़ेंगे तो यहां पर दंड न्यायालयों के वर्ग कौन से होंगे? तो वहां पर दंड न्यायालयों के वर्ग होंगे हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और तीसरा फिर आया फर्स्ट अनुसूची, ठीक है। और अन्य विधियों के अंतर्गत की बात आती है तो अन्य विधियों में केवल हाई कोर्ट और फर्स्ट अनुसूची, या अगर उस एक्ट में कोई स्पेसिफिक लिखा हो तो वो आती है। तो हाई कोर्ट या फर्स्ट अनुसूची, यहां हाई कोर्ट या फर्स्ट अनुसूची, हाई कोर्ट या फर्स्ट अनुसूची। देखिए बेरट निकाल करके 26 सामने रखिए। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहां पर आ गया आईपीसी और अन्य विधियों के अंतर्गत। तो अन्य विधि में हाई कोर्ट और फर्स्ट शेड्यूल। ये फर्स्ट शेड्यूल बार बार आ रहा है तो क्यों ना हम इसे सबसे पहले पढ़ डालें। तो फर्स्ट शेड्यूल निकालिए। अब जहां 484 धारा खत्म हुई होंगी उसी के जस्ट बाद फर्स्ट शेड्यूल बनी होगी। याद करने का तरीका ध्यान रखना, जैसे पढ़ा रहा हूं उस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहले हमने पढ़ाया जहां जहां फर्स्ट शेड्यूल आ रहा है, ठीक है, तो उनको अपने दिमाग में बैठाया और फर्स्ट शेड्यूल में बनाया क्या गया है। तो फर्स्ट अनुसूची में आईपीसी के 511 अपराध लिखे टेबल फर्स्ट में। अब इसे कितने खंडों में बांटा गया ऊपर काउंट कीजिए, 6। सबसे पहले लिखा होगा धारा, लिखा है क्रमांक, लिखा कुछ डायरेक्ट। तो पहला पॉइंट है, पहला कॉलम स्तंभ, स्तंभ करके लिख देता हूं। स्तंभ में फर्स्ट स्तंभ है धारा के लिए, फिर सेकेंड स्तंभ अपराध क्या है, तीसरा अपराध के दंड, अपराध के दंड, चौथा संज्ञेय अपराध हैं, असंज्ञेय अपराध हैं, फिर उसके बाद जमानती अपराध, सॉरी फोर्थ में ही दोनों लिखे होंगे, यहां पर फोर्थ में ही, हाँ वो तो दोनों एक साथ ही कॉलम है। तो फोर्थ कॉलम बना होगा संज्ञेय और असंज्ञेय, बस ये परिभाषा से गड़बड़ ना हो, संज्ञेय या असंज्ञेय। पांचवा जमानती या अजमानती बताया गया है, और छठवा
विचारण न्याय। अब आपकी परिभाषा और मजबूत हो गई। आपको मैंने जब ये पढ़ाया तो यहां पर बताया संज्ञेय संज्ञेय में फर्स्ट अनुसूची, जमानती अजमानती में भी फर्स्ट अनुसूची, और आपका विचारण न्यायालय में भी फर्स्ट अनुसूची। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सीआरपीसी के अंतर्गत जो अनुसूची फर्स्ट है आईपीसी के अपराधों के संबंध में जो प्रावधान करती कितने कॉलम में, तो यहाँ पर 6 में बटा है, 5 का 6, और 6 में जो संज्ञेय संज्ञेय जमानती जमानती विचारण न्यायालय है इसको भी आपको ध्यान रख करके चलना है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संज्ञेय असंज्ञेय अपराध होते कौन से हैं, तो फिर से आगे आते हैं हम। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा है 2C, बिना वारंट गिरफ्तारी की जाती है। बिना वारंट गिरफ्तारी जिनमें हो कैसे मामले हैं, संज्ञेय, और बिना वारंट गिरफ्तारी के बाद इसमें आता है कि संज्ञेय अपराध में बिना वारंट या बिना आदेश अन्वेषण। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कहां लिखा है, 156 के अंतर्गत निकाल के एक बार देखिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बना करता है कि संज्ञेय अपराध हैं या संज्ञेय अपराध के मामले में कथन सत्य है, बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण। ये आपको ध्यान रखना है, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण का प्रावधान बताया गया है। बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण किस धारा के अंतर्गत, तो इसको लिखेंगे 2C रेड विथ 156, 2C रेड विथ 156। बेरट में देख लिया अन्वेषण वाली बात, 156 बिल्कुल रट जाइएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहां पर क्वेश्चन आता है कि जैसे असंज्ञेय अपराध में क्या होगा, तो संज्ञेय अपराध में परिभाषा देखिएगा, बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी और ना ही बिना वारंट के या बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन होगा। अब आता है क्वेश्चन कि इसमें अपराध की परिभाषा कहां है, तो अपराध की परिभाषा आईपीसी में और सीआरपीसी में दो जगह है, आईपीसी में 40 और सीआरपीसी में। तो हमें अभी काम में ध्यान रखना है कि जब कभी भी पेपर में आए तो ध्यान रखना कि दंड प्रक्रिया संहिता पूछा है कि भारतीय दंड संहिता पूछा है। हिंदी में कई बार मिस्टेक करके मध्य प्रदेश ने पूछ रखा है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जबकि भारतीय दंड प्रक्रिया नहीं है, दंड प्रक्रिया होती है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में 2N का प्रावधान जो लिखा गया सीआरपीसी में, यहां पर एक पॉइंट लिखा होगा कि पशु अत्याचार अधिनियम की कौन सी धारा, तो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अपराध भी इसमें सम्मिलित है। तो एक ये ध्यान रखना है। अब पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अपराध यहां तो सम्मिलित हैं, और इसी को जोड़ दीजिए कि सेक्शन 260 में संक्षिप्त विचारण इनका भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं उनके लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें कैसे याद हो जाएं। तो ये पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहां रखना है, ये क्वेश्चन यहां से भी आता है कि निम्न में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं होगा, तो ध्यान रखना पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत इसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। क्या चीज, सेक्शन 260 के साथ पढ़ा जाता है। हाँ, मतलब वहां पर आएगा, जैसे वहां लिख देगा 2 साल तक के दंडनीय अपराध, 2000 रुपए तक के दंडनीय अपराध, इन कार्यों का दुष्प्रेरण या प्रयत्न, तो ये सब लिख देगा, और एक लिख देगा पशु अत्याचार अधिनियम की धारा। अब आपको लगेगा कि शायद पशु अत्याचार अधिनियम की धारा इसमें नहीं होगी, और वहां 2000 से कम या 2000 से ज्यादा करके लिखेगा एक, तो ध्यान रखना पशु अत्याचार अधिनियम भी इसके अंतर्गत आता है। और एक बार 260 में जहां ये लिखा है उसको पढ़ ली, टिक लगा लीजिए, तो आपके दिमाग में 2N का पशु अत्याचार अधिनियम और 260 दोनों आपको एक साथ याद हो जाएगा। देखिए लिखा है, मिल गया।
और ये भूलना नहीं है, घर जाकर के पढ़ लेना है, क्योंकि पश्चाचार अधिनियम वाले क्वेश्चन भी इस तरह के घुमा करके दे सकता है, जबकि उसमें देखिए दुष्प्रेरण प्रयत्न भी लिखा होगा कहीं पर पॉइंट, 2000 रुपए मूल्य तक के वस्तु के सामान के लिए लिखा होगा। ठीक है, चलिए बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जब आपराधिक विधि होगी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई अपराध में, जैसे हम सीपीसी पढ़ रहे थे, सीपीसी आपकी क्लास में हो गया है, तो सीपीसी में पहले वाद पत्र दाखिल करते थे, तो कोर्ट के कॉग्निजेंस में बात आती थी। लेकिन मान लो कोई अपराध हुआ है तो मामले की प्रक्रिया सीआरपीसी में है, तो प्रक्रिया कैसे होगी? तो इसके लिए दो चीजें हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है परिवाद और एक होता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट और यह है कंप्लेंट। ठीक है, परिवाद की परिभाषा कहां लिखी गई है? 2D। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R, और पुलिस रिपोर्ट में 173 की सब क्लॉज 2 की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कौन पेश करता है? हाँ, पुलिस ऑफिसर द्वारा पेश किसको पेश की जाती है? मजिस्ट्रेट को। बेरट में देखिए, इतना पॉइंट को टिक लगा लीजिए। पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को पेश की गई रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कहलाएगी? तो वो कहलाएगी पुलिस रिपोर्ट। और ये पुलिस रिपोर्ट कब पेश की जाती है? तो 173 निकाल के देख लीजिएगा, वहां पर लिखा होगा अन्वेषण उपरांत। तो कभी अगर छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में डायरेक्ट लिंक करके पूछा जाए वहां के अधिनियमों के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि अन्वेषण उपरांत अर्थात आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पेश की गई रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कहलाएगी? ठीक है, पुलिस रिपोर्ट, जिसको अपन बोलते हैं चालान। 2R के अंतर्गत 173 सब प्लस 2 के अंतर्गत। बना लिया? बना लिया है? अब देखिए परिवाद क्या होता है। परिवाद क्या है? व्हाट इज कंप्लेंट? तो कंप्लेंट कहलाता है, इसको परिवाद में सबसे पहले परिवाद में परिभाषा कहां है? परिवाद किससे, परिवाद का मतलब है इंग्लिश में कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब शिकायत, तो किससे की जाती है परिवाद? तो मजिस्ट्रेट से किया जाएगा। मजिस्ट्रेट से क्यों किया जाता है? तो उद्देश्य है कि उस पे कॉग्निजेंस ले, टेक कॉग्निजेंस लिखा होगा, टेकिंग कॉग्निजेंस लिखा होगा, लिखा है वर्ड, संज्ञान लेने हेतु। किस व्यक्ति के खिलाफ? परिवाद किसके खिलाफ होता है? ज्ञात या अज्ञात, ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के संबंध में हो सकता है। कार्यवाही किए जाने के संबंध में देखिए परिभाषा 2D, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से किया गया अभिकथन है। तो परिवाद एक प्रकार का अभिकथन है, मजिस्ट्रेट से किया गया अभिकथन। अभिकथन को इंग्लिश में एलिगेशन लिखा होगा। क्या लिखा है? एलिगेशन। हाँ, मौखिक भी हो सकता है ये और लिखित भी हो सकता है। तो मौखिक या लिखित, ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के संबंध में, मौखिक या लिखित ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के संबंध में, और इसके अंतर्गत कौन सी रिपोर्ट नहीं आती? तो परिवाद में क्या सम्मिलित नहीं है? परिवाद में सम्मिलित नहीं है कौन सी रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट। अब इसका एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। देखिए परिवाद है 2D, मजिस्ट्रेट से किया गया अभिकथन एलिगेशन है, उद्देश्य होता है संज्ञान लेने हेतु, ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के संबंध में, मौखिक या लिखित रूप से। क्वेश्चन आता है कि यहां पर सम्मिलित क्या नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? पुलिस रिपोर्ट। तो परिभाषा तो इसके 2D में है, पुलिस रिपोर्ट की 2R में। तो एक क्वेश्चन इसका बनता है कि क्या पुलिस अधिकारी कभी परिवादी बन सकता है? तो कई बार होता है कि पुलिस अधिकारी कब परिवादी कहलाएगा?
यहां मैं लिखता हूं पुलिस अधिकारी परिवादी, पुलिस ऑफिसर परिवादी होगा, परिवादी होगा, पुलिस ऑफिसर परिवादी होगा। कब परिवादी होगा? ये पुलिस अधिकारी परिवादी होगा। कब परिवादी होगा? जब संज्ञेय अपराध, लिखते जाइएगा, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब संज्ञेय अपराध, जब संज्ञेय अपराध जब संज्ञेय अपराध समझकर अन्वेषण करे, ये संज्ञेय अपराध के आधार पर अन्वेषण के आधार पर, जब संज्ञेय अपराध के आधार पर अन्वेषण करे और अन्वेषण उपरांत क्या हो? असंज्ञेय अपराध प्रतीत हो। अन्वेषण उपरांत असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, अन्वेषण उपरांत असंज्ञेय अपराध दर्शित हो, अन्वेषण उपरांत असंज्ञेय अपराध दर्शित हो, तो पुलिस अधिकारी कौन हो जाता है? परिवादी। ठीक है, क्लियर है? तो जब संज्ञेय अपराध के आधार पर अन्वेषण किया जाए और अन्वेषण के उपरांत ये पता चलता है कि मामला असंज्ञेय था, नॉन कॉग्निजेबल था, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यदि केस नॉन कॉग्निजेबल पता चले तो वहां पर ऐसी रिपोर्ट कहलाएगी परिवाद, और रिपोर्ट पेश करने वाला मजिस्ट्रेट कहलाता है, पुलिस अधिकारी कहलाता है परिवादी। कहां लिखी परिभाषा है सब? तो 2D थोड़ा सा ध्यान रखना, पुलिस ऑफिसर के संबंध में एक प्रावधान ये भी करता है स्पष्टीकरण का। ठीक है, फिर आता है आपका चार्ज। आरोप क्या है? तो आरोप के संबंध में हमारी प्रक्रिया है 2C, डेफिनेशन है बी सॉरी, हाँ, सी में तो संज्ञेय अपराध है, 2B, बी फॉर बॉम्बे। तो 2B में परिभाषा है, डेफिनेशन। फिर आरोप के संबंध में चैप्टर कौन सा है, कहां से कहां तक है? ठीक है, आरोप के संबंध में प्रारूप कहां है? फॉर्म नंबर है आपका अनुसूची 2 और प्रारूप संख्या या प्रारूप संख्यांक कौन सी? 32 की 42? तो यहां पर 32 होगा। देखिए, यार एक बार आप लोग देख लें। ठीक है, 42 फिर क्यों बता रहे थे? हाँ, तो ठीक है, भूल गए होंगे, बहुत समय हो भी तो गया अब। ठीक है, तो 32 ये है। तो ये आपका आरोप के बारे में 2B डेफिनेशन क्लास। 2 चैप्टर 17 में है 211 से 224 तक। प्रारूप या फॉर्म नंबर जो है वो आपका बताया गया इसमें। और अगर फॉर्म नंबर करके याद करना हो तो अगर आपको कंफ्यूजन रखे तो यहां पर फॉर्म नंबर एक तरफ लिख लो 32 और एक तरफ लिख लो 42। 42 है, 32 है आरोप के लिए और 42 है मृत्युदंड के लिए। तो मृत्युदंड के निष्पादन के लिए, मृत्युदंड के निष्पादन के लिए, तो मृत्युदंड के निष्पादन हेतु, मृत्युदंड के निष्पादन हेतु, मृत्युदंड के निष्पादन हेतु बना लिया? चलिए अब इसमें देखिएगा आगे। जैसे 2A किसकी परिभाषा थी? जमानती अपराध। 2B आरोप की, 2C हो गया, 2D हो गया। डेफिनेशन क्लास पहले पढ़ लेते हैं पूरा। हाई कोर्ट निकालिए,
हाईकोर्ट की परिभाषा 2E में है और 2E में यह लिखा होगा कि हाईकोर्ट का अर्थ क्या होगा। तो हाईकोर्ट की परिभाषा लिखी होगी जो राज्य में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो हाईएस्ट ग्रेड का कोर्ट है वो कौन कहलाएगा? हाई कोर्ट। और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में या किसी राज्य के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता दी गई हो वह भी इसके अंतर्गत मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 2E के अंतर्गत जो एक लास्ट वाला पॉइंट है उसको थोड़ा टिक लगा लीजिए। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो लिखा है उसको टिक लगा लीजिएगा और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील उसको भी टिक लगाइए। यहां हिंदी में सर्वोच्च लिखा है पर इंग्लिश में क्या लिखा है? हाईएस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट कोर्ट की बात की गई है या हाईएस्ट के संबंध में बताया गया है। ठीक है, अब आगे है 3 प्रक्रम इसके होते हैं क्रिमिनल प्रक्रिया में। एक होता है सीआरपीसी में हम ऐसा बना लें इन्वेस्टिगेशन, जांच और विचारण, 3 इसके मेन प्रक्रम बताए गए। तो अन्वेषण की प्रक्रिया कहां पर है? 2H। जांच की कहां पर है? 2G। और विचारण परिभाषित नहीं। एक तो ऐसे याद कर लो। दूसरा ये अन्वेषण जांच विचारण का बार बार क्वेश्चन आए तो एक ध्यान रखना कि जब क्षमादान हम पढ़ते हैं तो क्षमादान भी 306 इसमें लिख लेना कि अन्वेषण, जांच और विचारण तीनों प्रक्रम पे क्षमादान का प्रयोग कौन कर सकता है? सीजीएम और एमएम। लेकिन केवल जांच और विचारण में कौन कर सकता है? तो ये मैं इसके साथ ही बनवा दिया तो आपको ये भी याद हो जाएगा और अच्छा। जेएम फर्स्ट। केवल जांच और विचारण में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? ये ब्लैक से लिखा है। तो जांच और विचारण में केवल जेएम फर्स्ट का है, जबकि सीजीएम और एमएम यहां पर अन्वेषण के संबंध। बना लिया? अन्वेषण, जांच, विचारण में सीजीएम और एमएम, और सेक्शन आपको बता ही दिया धारा 300। अब अन्वेषण क्यों होता है? तो यहां पर देखिए, अन्वेषण होता है पहली चीज पुलिस ऑफिसर द्वारा होगा या अन्य व्यक्ति द्वारा होगा, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। लेकिन अन्य में मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट क्या आता है? तो मजिस्ट्रेट से भिन्न। तो मजिस्ट्रेट से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिंग एविडेंस या साक्ष्य का एकत्रीकरण या साक्ष्य एकत्रित करना। साक्ष्य एकत्रित करना, साक्ष्य एकत्रित करना उद्देश्य है, साक्ष्य एकत्रित करना। साक्ष्य एकत्रित करना। बना लिया? जांच अन्वेषण के अलावा जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा। मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जांच कहलाती है, इंक्वायरी जिसको बोलते हैं। और ट्रायल कहीं परिभाषित नहीं है, बस इतना लिख दिया है जांच में ही कि जो विचारण की प्रक्रिया ना हो। तो इसी से निकलता है कि विचारण भी कोर्ट द्वारा हो सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा हो सकता है। मजिस्ट्रेट, कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जांच और विचारण है। इसका एक क्वेश्चन ये आता है कि विचारण में 2 पॉइंट और जोड़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं विचारण का परिणाम। देखिए, अगर हम बोले विचारण का परिणाम तो विचारण का परिणाम होता है 2, या तो दोष सिद्धि होगी, कन्विक्शन होगा, या एक्विटल होगा। दोष सिद्धि होगी या दोष
दोष मुक्ति होगी। तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होती है विचारण का परिणाम। परंतु इसी में मैं जोड़ दूं सफल विचारण का परिणाम। तो सफल विचारण का परिणाम या इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव ट्रायल, सफल विचारण का परिणाम जो होता है वो क्या कहलाता है? तो यहां पर सफल विचारण का परिणाम है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि, सफल विचारण का परिणाम दोष सिद्धि। दोष सिद्धि, सफल विचारण का परिणाम दोष सिद्धि। पहली क्लास है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया ही? तो एक क्वेश्चन आता है सक्सेसिव ट्रायल। तो सक्सेसिव का मतलब है कि भाई आप केस चला ही रहे हैं कि सामने वाले को जेल हो जाए, तो सफल विचारण का परिणाम दोष सिद्धि। और केवल विचारण पूछे तो विचारण में दोष सिद्धि भी हो सकती है और दोष मुक्ति भी हो सकती है। चलिए अब इसके बाद इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग केवल ब्रैकेट में टिक लगा लीजिए। न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्यवाद वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। तो साक्ष्य वैध रूप से लिया जाए ऐसी कार्यवाही कौन सी कार्यवाही? न्यायिक कार्यवाही। ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहता, मध्य प्रदेश में क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में लिखा होगा कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो एविडेंस लीगली टेकन ऑन ओथ इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है? शपथ पर कार्यवाहियां या शपथ पर जो साक्ष्य लिया जाता है ऐसी कार्यवाहियां कौन सी कार्यवाही कहलाती है? न्यायिक कार्यवाही, ठीक है? आगे फिर इसके बाद इसमें है महानगर क्षेत्र। तो महानगर क्षेत्र कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? तो एक क्वेश्चन आया महानगर क्षेत्र। अब देखिए जिन लोगों ने संविधान पढ़ रखा है, संविधान में आपने पढ़ा होगा 243, इसको मैं इसमें इसी बना देता हूं। सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो यहां पर 2K में डेफिनेशन है, 2K में डेफिनेशन। और सीआरपीसी की सेक्शन 8 जो है वो महानगर क्षेत्र की घोषणा की बात करता है। तो सेक्शन 8 में घोषणा की जाए किसके द्वारा? ये होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। कब? जहां की आबादी 1 मिलियन या कोष्टक में 10 लाख लिख लीजिए, जहां की जनसंख्या 10 लाख हो, 10 लाख या उससे अधिक हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वहां पर ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र कौन घोषित करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और महानगर क्षेत्र यदि हम बात करें, महानगर क्षेत्र यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है 243 का पी का सी। और यहां पर महानगर क्षेत्र घोषित करता है कौन? हमारे यहां के महामहिम राज्यपाल जी। किस क्षेत्र को घोषित करेंगे? जनसंख्या जहां की 10 लाख हो, या इसी को बोलते हैं 1 मिलियन हो। तो जहां की जनसंख्या 1 मिलियन हो वहां को राज्यपाल घोषित कहां करता है? तो संविधान में 243 पीसी और सीआरपीसी में 2K और सेक्शन 8 में घोषणा की बात की गई है। तो जिनको अभी पेपर देना है वो लोग इसको जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। असंज्ञेय अपराध बता दिया। अपराध, अपराध में छत्तीसगढ़ के लिए टिक लगाना कार्य और लोग। तो अपराध में कौन सी चीज आती है? कार्य या लोग या कार्य और लोग? कॉपी में नोट कर लेना। अपराध लिखना डेस करके 2N, कार्य या लोग जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। अपराध में अपराध 2N, इसमें कार्य भी बताया गया है या कार्य के साथ लोग बताया गया है। तो कार्य या लोग जो दंडनीय बनाया गया है, कार्य या लोग जो दंडनीय बनाया गया है, तो कार्य या लोग विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, दंडनीय बनाया या बना दिया गया है।
तो विधि अनुसार जिन्हें दंडनीय बनाया गया ऐसे कार्यालोप अपराध कहलाते हैं। 2N के अंतर्गत इसकी परिभाषा लिखी गई है। ठीक है, स्थान में टिक लगाइए, प्लेस, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। और ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि छत्तीसगढ़ याद है आपने पढ़ा था स्थान की परिभाषा, वहां स्थान नहीं वास स्थान लिखा था, वहां एकोमोडेशन लिखा है और यहां प्लेस लिखा है। तो कॉपी में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, प्लेस का P 2P, तो 2P में प्लेस है, और यहां पर गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान, और वहां वासस्थान का मतलब है एकोमोडेशन। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार आने की संभावनाएं छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहती हैं। ठीक है, आगे देखिए, पुलिस रिपोर्ट 173 सब क्लॉज 2, इसको फिर हम आगे जब पढ़ते हैं तो दो तीन चीजें साथ में, जैसे एक हो गया पुलिस रिपोर्ट है 173 सब क्लॉज 2, परिभाषा कहां है 2R, और यहां पर बोलते हैं फर्दर का मतलब है हिंदी में अतिरिक्त। तो अतिरिक्त की परिभाषा जो होगी वो है 173 का सब क्लॉज। तो फर्दर पुलिस रिपोर्ट या फर्दर चालान यहां पर बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, 173 का 8। पुलिस थाने में केवल टिक लगाइए 2S। पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान विपरीत है, कोई चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार घोषित किया हो, थाना जिसे राज्य सरकार साधारणता विशेषता पुलिस थाना घोषित किया हो। हाँ, ठीक है, फिर बनाइए पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस सेक्शन के अंतर्गत 2U किस धारा के अधीन, तो सेक्शन 24 के अधीन। 24 लिखा है कि 25 लिखा है, यही बेरेट का क्वेश्चन है। तो नियुक्त व्यक्ति 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति विपरीत है, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है। तो यहां पर लिखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर में सम्मिलित है, इंक्लूड है, कौन सम्मिलित है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देश के अधीन काम करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कहलाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या आंसर होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बना लिया। अब देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब पढ़ ही रहे हैं तो यहां पर हम साथ में कुछ दो चीजें और डिस्कस कर देते हैं। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एक होता है अपर और एक होता है विशेष। अब आप में से बहुत से विद्यार्थी एडीपीओ का पेपर दी के आए होंगे, तो जब अपर की बात आएगी तो अपर के संबंध में कितने साल की प्रैक्टिस होना चाहिए, 7 साल की वकालत। विशेष के लिए है तो कितना, 10 वर्ष का वकालत। और अपर के लिए प्रावधान कहां है, 24 का 7, और विशेष के लिए 24 का 8। कितने साल की प्रैक्टिस, तो यहां पर 7 वर्ष या 10 वर्ष का वकालत का व्यवसाय होना चाहिए या विधि व्यवसाय होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है। अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सेक्शन 24 का सब क्लॉज 7 7 साल की वकालत
और अगर विशेष बनाना है या बनना है तो उसके लिए 10 वर्ष की वकालत का प्रोविजन किया गया है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये इसी के साथ आपको पढ़ना है। बाकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। निकालिएगा 24(1) में एक पहले पैरा की लास्ट लाइन लिखी होगी, एक या अधिक लिखा है। हाँ, तो एक या अधिक क्या पूरा पढ़ दीजिए। एक या अधिक अपर लोक अभियोजक, यही वर्ड है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपी में, कितने लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक हो सकते हैं? एक या अधिक, 2 या अधिक, कम से कम 2 या 2 या 2 से अधिक। तो क्या लिखा है? एक या अधिक। तो यहां पर वो भी आपको ध्यान रख करके चलना है। बना लिया? अब देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होगा किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए एक पैनल, तो पैनल तैयार कौन करता है? डीएम करेगा। लेकिन डीएम किसके परामर्श से? किसके? कोर्ट ऑफ सेशन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीएम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन परामर्श उसका होगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। समन मामला, वारंट मामला दोनों बता चुका हूं। अच्छा, वारंट मामला में एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो लिखा हो 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध, या लिख दिया 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास मृत्युदंड से दंडनीय अपराध, और एक लिखा 2 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध। तो बेस्ट आंसर क्या लगाओगे? 2 वर्ष से अधिक। अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो फिर वहां पर 2 वर्ष से अधिक भी लिखा हो और 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास लिखा है, एक में लिखा 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तो बेस्ट आंसर ये हो गया। परिभाषा हम निकाल के देखिए, उसमें टिक लगाइए। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है, तो ऐसे अपराधों को कौन सा मामला या कौन से मामले माने जाएंगे? वारंट मामले। और जब ये ना लिखा हो तो लिख देगा 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम, या 2 वर्ष या 7 वर्ष से दंडनीय अपराध, ऐसा करके अगर क्वेश्चन लिखा हो तो फिर बेस्ट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों को हम यहां पर वारंट मामले मान करके चलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए। अब शब्द जो दिए गए हैं परिभाषित नहीं है। ये भी कभी कभार जब पीएससी पेपर लेती है ऐसे क्वेश्चन, वैसे ये एसटीएससी एक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन अपन क्यों छोड़ें उसे भी। तो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं सीआरपीसी में, शब्द क्या किए गए हैं? प्रयुक्त, परंतु परिभाषित नहीं है। तो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं है, तो इनका अर्थ हम कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? कहां पर लिखा है? सेक्शन 2 अर्थ लिया जाएगा या अर्थ होगा, अर्थ लिया जाएगा या अर्थ होगा। आईपीसी के अंतर्गत, और कहां परिभाषा है? सीआरपीसी की धारा 2Y में यह प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया ये? चलिए अब आगे देखिएगा। धारा 4 तो बता चुका हूं, व्यावृत्ति लिख लीजिए कॉपी में। देखिए व्यावृत्ति लिखिए और 484 निकालिए। 484 किसका प्रावधान करता है? 484 निकालिएगा।
हाँ, निरसन और व्यापत्ति है कि केवल निरसन? दोनों होगा जहां तक देखिए, सेक्शन 5 करता है व्यापत्ति का प्रावधान और सेक्शन 484 है निरसन एवं व्यावृत्ति। ये लिखा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन करते हैं। निरसन या व्यावृत्ति, तो निरसन या व्यावृत्ति का प्रावधान सेक्शन 5 के अंतर्गत, यहां पर व्यावृत्ति लिखा होगा सेविंग, ठीक है, और वहां पर लिखा है आपका निरसन और व्यावृत्ति। अब दंड न्यायालय के वर्ग बता चुका हूं, सेक्शन 6, 7, 8। अब आते हैं सेशन न्यायालय में। देखिए कॉमन सेंस लगाइएगा, ये बना लिए सबने, एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि इसके अंतर्गत एक होता है जुडिशियरी और एक होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालक, और एक होती है न्यायपालिका या न्यायिक। तो जुडिशरी की जब बात आएगी तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के संबंध में पढ़ेंगे तो यहां पर न्यायालय की स्थापना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में न्यायालय की स्थापना कहां होगी? जुडिशरी के संबंध में बोला है मैंने, न्यायपालिका के संबंध में स्थापना तो करता है राज्य सरकार, लेकिन नियुक्ति करता है न्यायिक के संबंध में हाई कोर्ट। ये कॉमन सेंस याद रखिएगा। और कार्यपालक के संबंध में न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो न्यायालय की स्थापना करता है राज्य सरकार और नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, अब सेशन न्यायाधीश देख लीजिए, सेक्शन 9 में ये धाराएं आपको थोड़ा सा रटनी पड़ेंगी। राज्य सरकार एक सेशन न्यायाधीश लिखा है, स्थापना, ठीक लगाइए सेक्शन 9 में। राज्य सरकार क्या करता है? स्थापना, और नियुक्ति क्या लिखी है? हाई कोर्ट द्वारा। और इसी में लिखा होगा कि जैसे सेक्शन 10 में आ जाइए, नहीं सॉरी, सेक्शन 9 का सब क्लॉज 3 कॉपी नोट कर लीजिए। अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी हाई कोर्ट नियुक्त करता है, लिखा है वर्ड। सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होना, सेक्शन 10। सेक्शन 11 में देखिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में न्यायालय की स्थापना करेगी, ऐसा कोई वर्ड है? तो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब आप जुडिशरी के लिए जा रहे हैं तो ये आपको धारा याद करनी होगी कि धारा 11 में क्या प्रावधान है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय, कॉपी में नोट कर लीजिए, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी स्थापना भी राज्य सरकार करेगी और इनकी नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट। हाँ, और सब क्लॉज 2 में देखिए, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में भी यही प्रावधान है, परंतु धारा 12 में लिख लीजिए कॉपी में। एक क्वेश्चन आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन बनता है? तो जेएम फर्स्ट रैंक का, लिख लीजिए। सीएमएम या सीजेएम, सीएमएम या सीजेएम की नियुक्ति डेस्क करके लिखना, किसको बनाया जाएगा? जेएम फर्स्ट को। मतलब की योग्यता जेएम फर्स्ट को ही सीएमएम या सीजेएम बनाया जाता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में लिखिए कॉपी में सेक्शन 13, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन 13, इस तरह लाइन खींच लीजिएगा और लिखिएगा इसमें, केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट द्वारा शक्तियां प्रदान की जाएंगी, या शक्तियां प्रदान, हाई कोर्ट द्वारा शक्तियां प्रदान, लिख लिया? लिख लिया? प्रदान के नीचे इस तरह बनाइए, जेएम फर्स्ट को या जेएम सेकेंड को।
जेएम फर्स्ट को या जेएम सेकेंड को। प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को कौन शक्तियां प्रदान करता है? हाँ, हाईकोर्ट प्रदान करेगा। अब यहां पर आता है, अच्छा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा था ये, तो इन्हीं में जेएम फर्स्ट कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष। एक बार में 1 वर्ष, 1 वर्ष लिख के एक बार लिख लीजिए। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए विशेष न्यायाधीश कितने समय के लिए बनते हैं? 1 वर्ष के लिए, हाँ एक बार में। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, ये कहां है सेक्शन? तो ये 18 और ये सेक्शन दोनों में होगा, एक बार में 1 वर्ष तक। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कोई 2 एरिया है, ये कानपुर देहात है और एक कानपुर शहर है। अब कानपुर देहात नाम है उसका, लेकिन वहां पर एमएम बैठता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनुरोध पर हाई कोर्ट ने उसको कर दिया विशेष न्यायिक, विशेष स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट बना दिया। अब जजों कमी तो है ही है, तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट अपने से लगे हुए क्षेत्र के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो धारा 18 में देखिए, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जेएम फर्स्ट की शक्ति का लिखा है वर्ड। तो यहां पर धारा 13 के अंतर्गत भी लिखा होगा कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र से लगे हुए, मान लो देखिए दोनों चीजें, धारा 18 में जब पढ़ोगे तो ये मिलेगा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र से लगे क्षेत्र में कौन शक्ति का प्रयोग करेगा? जेएम फर्स्ट का। और मान लो यहां का जेएम फर्स्ट था, इसको बनाया गया विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो यह अपने से लगे हुए क्षेत्र के संबंध में कौन सी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट का। बेरट में टिक लगाइए दोनों जगह। सब क्लॉज 2 है धारा 13 का, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जितनी हाईकोर्ट साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। हाईकोर्ट किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकेगा। ठीक है, कॉपी में नोट कीजिए। स्थानीय सीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय सीमाएं लिखना, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित किया जाएगा, लोकल लिमिट्स डिफाइन किया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी, सॉरी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता निश्चित की जाएगी। लिख लिया? फिर 2 पॉइंट बनाइए, सीजीएम द्वारा, या 1 पॉइंट लिख लीजिए, सीजीएम द्वारा कोष्टक में हाई कोर्ट के कंट्रोल। और कौन सी सेक्शन? सेक्शन कौन सी है? ठीक है, और धारा 15 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको कॉपी में नोट कीजिए। कंट्रोल किसका होगा? तो सेक्शन 15 में कहा गया है कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम। कोर्ट ऑफ सेशन के कंट्रोल नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण अधीनस्थता लिखा है, अधीनस्थता लिखा है ना। हाँ, कौन किसके अधीनस्थ होगा? तो सीजीएम किसके अधीनस्थ होता है? कोर्ट ऑफ सेशन। और सभी मजिस्ट्रेट, सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं? सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं, यहां पर यह आ गया, कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ होते हैं और सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। यहां पर साधारण कंट्रोल किसका है? नियंत्रण। तो साधारण नियंत्रण कोर्ट ऑफ सेशन का। ये पॉइंट कई बार पेपरों में आता है, और सीजीएम ही
सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कार्यों का वितरण करता है। कार्य का वितरण भी कौन करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या चीज? हाँ, तो उसको एक दो बार पढ़ लेना अधीनस्थता के लिए। देखिए सीजीएम किसके अधीनस्थ होता है? कोर्ट ऑफ सेशन की। सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं? लेकिन इसके अधीनस्थ होते हैं साधारण यंत्रता कोर्ट ऑफ सेशन का। और कार्यों का वितरण कौन करता है? सीजीएम। किस सेक्शन में? 15। ठीक है। महानगर मजिस्ट्रेट सेम वही रहेगा, न्यायालय बनाएगा राज्य सरकार, नियुक्ति करेगा हाई कोर्ट। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट आपको अभी बता दिया मैंने। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट अगर बनता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की परमिशन पर, अनुरोध पर कौन बनाता है? हाई कोर्ट। पहले से बने मजिस्ट्रेटों को विशेष अधिकारिता दे देते हैं और वह एक बार में 1 वर्ष के लिए बनेंगे और अपनी अधिकारिता के बाहर के लिए जेएम फर्स्ट की शक्ति का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो धारा 13 रेड विथ धारा 18। ठीक है। अधीनस्थता किसके बारे में होगी? तो अधीनस्थता ये होंगे सीजीएम के सीएमएम के अधीनस्थ कौन होंगे? एमएम। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ही महानगर मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में नियम बना सकेगा। हाँ, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे वगैरह के इसी में। ठीक है। फिर अब आते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये आपका काम का उतना नहीं है, लेकिन इसमें स्थापना भी कौन करता है? राज्य सरकार। और इनकी नियुक्ति भी करता है राज्य सरकार। और जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम के अधीनस्थ होंगे। क्रिमिनल है तो डीएम के अधीनस्थ होंगे। ये वर्ड लिखा होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 20 के अंतर्गत और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 21 में भी बताया गया है। ठीक है। 24 अभी आपको मैंने बता दिया है जितना काम का था। 25 अपन इसको कल पढ़ेंगे। और 24 का एक 8 का प्रोवाइजो है, उसको कॉपी में नोट कर लेना कि एक व्यथित व्यक्ति अपना एडवोकेट कर सकता है। कहां प्रोविजन है? लिख लीजिए कॉपी में। व्यथित व्यक्ति, विक्टिम की परिभाषा पढ़ाई भी नहीं, इसको ऐसा बना लीजिए, रुक जाइए। पीड़ित के बारे में प्रावधान। तो पीड़ित की परिभाषा कहां है? पीड़ित में स्वयं वो व्यक्ति भी आता है, उसका गार्जियन भी आता है, और अगर वो मर गया है तो उसके विधिक प्रतिनिधि भी आते हैं। कब से जोड़ी गई परिभाषा? ये तो परिभाषा जोड़ी गई है 2008 से। पीड़ित के संबंध में प्रावधान कहां पर लिखा है? बैलेट में देख के बोलिए। 24 का सब क्लॉज 9 का है। 8 का परंतु होगा वैसे। 1 मिनट। 8 का प्रोवाइजो होगा। 8 का प्रोवाइजो होगा परंतु उस क्या लिखा? पढ़ दीजिए। हाँ, बैठ जाओ। हाँ हाँ, तो अधिवक्ता नियुक्त करने की, हाँ, अधिवक्ता नियुक्त करने का अनुमति प्रदान कर सकता है। तो लिख लीजिएगा, यहां लिख लेना परंतु अधिवक्ता, पीड़ित अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, स्वयं का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। और कोष्टक में बना के लिखना, ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। अभियोजन की सहायता के लिए कि अभियोजन का संचालन के लिए? कब से जोड़ा गया है? 2008। और इसी के साथ लिख लेना 372 अपील का अधिकार। तो पीड़ित को अपील का अधिकार भी कब से जोड़ा गया? एक बार निकाल के देखिए। हाँ, मिल गया। 2008। पहले अपील का अधिकार नहीं था, अब अपील का अधिकार बताया गया है। हाँ जी, बताएं। आईसी सक्सेना। ऐसे कर दिया था। चलिए, धारा 25 अपन कल पढ़ाते हैं। एसआरए थोड़ा स्टार्ट कर दें। एसआरए भी बोला था ना। एसआरए में आइएगा, इसी के साथ ही एसआरए
एसआरए के अंतर्गत देखिए, बस कुछ, तो एसआरए के अंतर्गत थोड़ा सा बस इसमें पढ़ा देते हैं कि एसआरए में पढ़ाया तो नहीं था ना कुछ, अभी स्टार्टिंग करना था। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ, इसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम कब का है? 1963। तो एक क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रिलीफ किसके संबंध में है? तो स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब है कि यहां पर किसी व्यक्ति को, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अर्थ जो है वो ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जो रिलीफ मिलने वाले थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का संपूरक हम लिख देते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का संपूरक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केवल प्रतिकर दिया जाता है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जिसे जो चाहिए उसे वो मिलना चाहिए कि सिद्धांत पर है। तो क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कौन सी धाराएं हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही पढ़ा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान कहां कहां पर बताए गए हैं? तो एक तो परिभाषा खंड बोलिए, 2E क्या लिखा है उसमें? जो शब्द दिए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ली जाएंगे, लिख दिया। फिर उसके बाद कहां है? सेक्शन 3 क्या कहा गया है? हाँ, सेक्शन 3 के अंदर क्या है वर्ड? हाँ, तो वहां पर उसको निवारित नहीं करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिलीफ उपचार को निवारित नहीं करता, उपचार का निवारण नहीं, उपचार का निवारण नहीं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत यहां पर सेक्शन 9 के अंतर्गत जो प्रतिरक्षाएं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हैं वो सभी प्रतिरक्षाएं आपको कहां मिलेंगी? ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा इसमें 21 में लिखा है कि 73 प्रतिकर का, हाँ, मापदंड, ठीक है। हाँ, और कौन सा? इसके बाद आता है शून्यकरणी संविदा, और शून्यकरणी या शून्यकरणी संविदा में कौन सा उपचार प्राप्त होता है? विखंडन होता है, रिसेशन। तो यहां लिख लीजिए विखंडन। तो इनको अपन इतने रिलीफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ करके हमको याद करना है। जो बचाव हमें कॉन्ट्रैक्ट में है वो सभी बचाव हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत भी प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि स्पेसिफिक रिलीफ कौन कौन से हैं? तो देखिए स्पेस बना लीजिए इसको पहले। बना लिया? बना लिया सबने? अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक रिलीफ में कौन कौन से ऐसे रिलीफ हैं इसमें। स्पेसिफिक रिलीफ में सबसे पहले तो होता है कब्जे का प्रत्युत्तरण, रिकवरी या पोजीशन। तो कब्जे का प्रत्युत्तरण, कब्जे का प्रत्युत्तरण, रिकवरी या पोजीशन किसके संबंध में? तो अचल संपत्ति के लिए कहां है? चल के लिए कहां है? ये हो गया। फिर आता है स्पेसिफिक रिलीफ में और कौन सा है? तो यहां पर आता है भागिक पालन, किसके अंतर्गत? सेक्शन
12 के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है इसमें कि स्पेसिफिक रिलीफ में और कौन सा स्पेसिफिक रिलीफ मिल सकता है, तो यहां पर आ गया प्रतिस्थापित पालन। प्रतिस्थापित पालन कहां पर है, सेक्शन 20 के अंतर्गत। फिर कॉम्पनसेशन, तो कॉम्पनसेशन के लिए कहां है सेक्शन, फिर है सेक्शन 22 में कब्जे के लिए, पार्टीशन के लिए, और उसके बाद अग्रिम धन के लिए, अग्रिम धन के लिए, अर्नेस्ट मनी के लिए। ठीक है, फिर इसमें जगह है नहीं तो आगे बनाते हैं। परिशोधन, जिनको भी पेपर देना है वो सब ध्यान रखना, धारा याद कर जाना, क्योंकि 60-70% आपका छत्तीसगढ़ धारा ही पूछता है। परिशोधन, रेक्टिफिकेशन वर्ड लिखा होगा। सेक्शन 27 से क्या है, इसमें विखंडन होगा। फिर 31 से लेकर के कैंसिलेशन है, रद्दकरण है। फिर डिक्लेरेटरी डिक्री, घोषणात्मक डिक्री कहां पर, हाँ, और उसके बाद आता है प्रिवेंटिव रिलीफ, जिसको बोलते हैं निवारक अंतोष, और इसी में है शाश्वत व्यादेश, या इसको मैं सीधे व्यादेश लिख दूं, इंजंक्शन। ठीक है, व्यादेश में अगर लगे तो आपको तीनों लिख सकते हैं, नहीं तो व्यादेश लिख लीजिएगा। सेक्शन 36 से लेके ये इसके स्पेशल रिलीफ हैं। ठीक है, तो इनकी धाराएं तो याद कर लेना, कई बार यहां से पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिक रिलीफ में दी जा सकती हैं। मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताया उससे दो चीजें ध्यान रखना। एक तो आपको पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संबंध में है। ठीक है, हर बार कॉन्ट्रैक्ट के बाद एसआरए पढ़ते हैं, इस बार हम एसआरए के बाद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। तो एसआरए के अंतर्गत यहां पर आता है कि एसआरए में क्या प्रोविजन है, तो कौन से स्पेसिफिक रिलीफ, तो जिसे जो चाहिए उसे वो मिलना चाहिए के सिद्धांत पर आधारित है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैंने संविदा अगर आपसे किया है कि मुझे आप गाड़ी बेचेंगे, ठीक है, या मैंने कहा था मैं गाड़ी बेचूंगा, आप 50,000 रुपए मुझे देंगे, तो यहां पर ये नहीं कहेंगे 50,000 रुपए आप मेरे से वापस ले लो, या 50,000 का 1 लाख ले लो। मुझे वो गाड़ी बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे पैसे से तौला नहीं जाएगा। तो यही होता है, जिसे जो चाहिए उसे वो मिलना चाहिए के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें ये इतने प्रकार के स्पेसिफिक रिलीफ बताए गए। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है, तो भाई जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ संविदा की कि मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा, गाड़ी बेचूंगा, ऐसी जब संविदा वो कर रखा है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में मान लो बी ने कोई कपट कर दिया है और ये कह रहा नहीं अब तुम मुझे गाड़ी बेचो। ठीक है, जैसे शराब का नशा करा दिया, लिखवा लिया कि 25,000 में अपनी गाड़ी बेच रहा हूं। अब ये इसके साथ भ्रमपूर्ण करा लिया, कपटपूर्ण करा लिया, कोरे का साइन करा लिया, तो क्या इस संविदा का प्रवर्तन होगा? तो लॉ कहता है कि अगर जो भी चीजें थी, जितने बचाव इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, वो सभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी लागू होंगे। कैसे? जैसे मैं शराब के नशे में था और इसलिए मुझे पता नहीं कहां इसने साइन कराया है, कपट कर लिया है, भूलवश साइन करा लिया है, मैं सोचने समझने की स्थिति में नहीं था, अगर ये साबित कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर स्पेशल रिलीफ का बात खारिज हो जाएगा। किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? सेक्शन 9। जितने बचाव होंगे सब बचाव कहां प्राप्त हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो बचाव थे वो सभी बचाव यहां भी लागू होंगे एसआरए के। जैसे कौन सा बचाव है? तो भूल किया, कपट का, मिस रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, या आपने पढ़ा था असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी का सिद्धांत। तो यहां पर जितनी भी चीजें होंगी वो सब की सब इसके अंतर्गत। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे अपन फिर कल पढ़ाएंगे। ठीक, आगे कल करते हैं। थैंक यू। ऐसा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।